देखो भाई, करेक्टर टेबल केवल और केवल रमन और आईआर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होती। रमन के पोलराइज देख लो, डीपोलराइज देख लो, अलाउड फॉरबिडन ट्रांजिशन देख लो, उसके लिए नहीं होती। ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी होती है कि आप यहाँ पे मॉलिक्यूल का बढ़िया तरीके से हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हो। बस हर चीज के अलग अलग तरीके हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन भी अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। समझ में आई? यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो करेक्टर टेबल आपकी दी हुई रहती है, यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफाइड चीजें मिलेंगी, उसका ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि आपको कहीं पे Z लिखा हुआ दिख गया, तो वो Z PZ ऑर्बिटल के लिए PZ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। X दिख जाता है तो PX को, और Y दिख जाता है तो PY को। कहीं पे XY दिख रहा है तो DXZ को, D अगर XZ दिख रहा है तो DXZ को रिप्रेजेंट कर रहा है, YZ दिख रहा है तो DYZ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं समझ में आई बात? अगर मान लो कहीं पे Z स्क्वायर दिख रहा है तो वो DZ स्क्वायर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। क्या दिक्कत हो गई? इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होने पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इसके कैरेक्टर सारे के सारे सिमेट्रिक है, किसी भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के सारे कैरेक्टर यदि सिमेट्रिक हैं, पॉजिटिव हैं, तो वो एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये वाला है आपका, आप देख पा रहे हो इसमें, ये आप देख पा रहे हो, इसमें जो है सारा का सारा जो ये है, ये पॉजिटिव है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सारे के सारे पॉजिटिव है। इस कारण से ये एस ऑर्बिटल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, पी जेड को भी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जेड यहां पे आपका क्या है, बिल्कुल, हाँ समझ में आई? यहां पे जेड आपका लिखा हुआ है। तो अपन जनरली क्या करते हैं, एक्स वाई जेड ट्रांसलेशनल, आर जेड आर एक्स आर वाई रोटेशनल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम ये चेक कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन वाले, तो रमन आ जाता है। समझ में आई बात? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। यहाँ पे ऑर्बिटल तो यहां से देखते हैं। अब करना क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ठीक है कि नहीं है? एक्चुअल में अपन ने नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम वाला मेथड देखा था, ये वेक्टर मेथड यूज में लेता है। यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड बना रहे हो उस बॉन्ड के लिए बात होगी, जो बॉन्ड बना रहे हो उस बॉन्ड के लिए बात होगी, ठीक है नहीं है? तो यहां पे अपने पास कोई भी, सबसे पहले इसके स्टेप्स की बात करें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है पॉइंट ग्रुप। उस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या है? अगर उसका पॉइंट ग्रुप आ जाता है, उसके बाद में उसकी कैरेक्टर टेबल पता होनी चाहिए अपन को। कैरेक्टर टेबल का नॉलेज होना चाहिए, कैरेक्टर टेबल पता होना चाहिए। या कैरेक्टर टेबल नहीं पता है तो उसके इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए, इन मॉलिक्यूलर सिंबल्स कौन कौन से, ठीक है भाई? ये दो स्टेप करोगे, उसके बाद में उसमें बॉन्ड वेक्टर आप असाइन करोगे, असाइन बॉन्ड वेक्टर। अब ये बॉन्ड वेक्टर क्या होते हैं? कुछ नहीं है बॉन्ड वेक्टर, डराने के लिए पता नहीं कैसी कैसी लैंग्वेज अपन यूज में लेते हैं। जैसे सुनना, PF5 मॉलिक्यूल है, कौन सा है? PF5 मॉलिक्यूल या PCl5 मान लो, आपकी इच्छा की बात है। इसमें आप देखोगे कितने बॉन्ड वेक्टर है? 5 बॉन्ड वेक्टर है। कौन कौन से हैं अभी दिखा देता हूं, देखो आराम से समझना। पहला बॉन्ड वेक्टर ये रहा, जिसको आप R1 बोल दो, दूसरा ये रहा R2 बोल दो, तीसरा ये रहा R3 बोल दो, चौथा ये रहा R4 बोल दो, पांचवा ये रहा R5 बोल दो। अब वाटर जो होता है उसमें 2 ही बॉन्ड वेक्टर होते हैं, देखो इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो। बॉन्ड वेक्टर 2 ही होंगे यहाँ पे। किसमें? वाटर में। अमोनिया में 3 होते हैं, ठीक है नहीं है? CH4 में 4 बॉन्ड वेक्टर होते हैं। कुल मिला के बात ये है कि ये सीधी सीधी किसकी बात कर रहा है? बॉन्ड की बात कर रहा है कि कितने बॉन्ड है। कर लिया? बॉन्ड वेक्टर के बाद आपको, जैसे आपने नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकाले थे, वैसे ही आपको निकालने हैं, हाँ जी, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड
अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर। क्या निकालना है? नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर, ये निकालने आपको आने चाहिए, ठीक है नहीं है? और जब ये निकाल लेते हो, ये मैं सिखाऊंगा अभी बॉन्ड वेक्टर कैसे लेंगे। pF5 के मॉलिक्यूल का हम एग्जांपल लेंगे, तो सबसे टिपिकल ले लूंगा, तो इसी से पता लग जाएगा आपको, क्योंकि एक एग्जांपल ही काफी होता है समझाने के लिए। फिर तो आप पीजी के स्टूडेंट हो, आप सबको आता है, आप कर सकते हो, हिंट मिलना चाहिए, ठीक है नहीं है? देखो फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में हमें लेना है, फिर अपन को निकालना है इसके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। क्या निकालना है? हाँ, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अपन को निकालना है। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन तो इससे निकल जाएगा निकलने को, लेकिन हमें उस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को जो अपन कैरेक्टर टेबल से ला रहे हैं इसको लाकर और नए रिडक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी रिड्यूस्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन नया निकालना है, और उसके लिए कोई नया फॉर्मूला काम में नहीं आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला ही काम में आएगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला ही काम में आएगा, जिससे अपन ने नंबर ऑफ मोड्स निकाले थे। तो वो क्या था? स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला आपका 1 अपॉन ऑर्डर समीशन GI इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है नहीं है? ये बोल दो आप, चाहे ऐसे लिख लो, करेक्टर, ठीक है, करेक्टर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये किसका है? करेक्टर टेबल से आएगा, ठीक है नहीं है? और यहां से निकाल दो आप इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जो अभी निकालोगे आप बॉन्ड वेक्टर से, बॉन्ड वेक्टर से, ठीक है? इस प्रकार से कोई दिक्कत ही नहीं है, इजी है, कर सकते हो अपन, कर सकते हैं अपन, इजी है, आराम से। तो यही अपन को करना है, इसी से अपना क्या आएगा? आंसर आएगा। अब कैसे चेक करते हैं अपन? चले भाई, तो सबसे पहले आपको यह सिखा देता हूं मैं कि नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर कैसे निकालते हैं। देखो इधर, जैसे मान लो कि ये मॉलिक्यूल है, PCl5 ले रहे हैं अपन, ठीक है? और PCl5 की स्ट्रक्चर अपने को पता है भाई, पॉइंट ग्रुप इसका D3H होता है। क्या होता है? D3H होता है किसका? पॉइंट ग्रुप PCl5 का D3H होता है। हाइब्रिडाइजेशन भी पता है अपन को, आपको सबको पता है, निकालना बताया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन भी पता है, लेकिन कैरेक्टर टेबल से कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो D3H में क्या क्या आएगा भाई? क्लास वाइज लिखना है इनको, आइडेंटिटी C3 है ना, पहले चलो वो लिख लेते हैं, 3C2 परपेंडिकुलर टू C3 है ना। उसके बाद क्या आएगा आपका? सिग्मा H 3 वर्टिकल प्लेन, I होगा नहीं इसके अंदर, और S3 प्रेजेंट होगा, ठीक है? ये तो अपने पास क्या आ गई? ये तो अपने पास क्या आ गई भाई? इसका पॉइंट ग्रुप आ गया और सिमेट्री एलिमेंट्स आ गया। अब अपन जो लेके आएंगे वो इसकी कैरेक्टर टेबल लेके आएंगे। ये आ गई इसकी कैरेक्टर टेबल, आ गई कैरेक्टर टेबल। अब देखो इस कैरेक्टर टेबल में ग्रुप्स बने हुए हैं, क्या नाम, क्लास बनी हुई है, अपनी क्लास बनी हुई है। तो ये रही क्लास, चेक करो, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास और छठी क्लास, और इनके साथ इनके GI लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं। ये कैरेक्टर टेबल आ गई, ठीक है नहीं है? अब साथ में हाथों हाथ ये असाइन कर लो कि ये जो अपन स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन के ऊपर लगाएंगे। तो ये पहले वाले रिप्रेजेंटेशन पे लगेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, S ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है नहीं है? और साथ में रिप्रेजेंट कर रहा है dz स्क्वायर को। चेक करो एक बात, देखिए किसको कर रहा है? dz स्क्वायर को। ये सारे सिमेट्रिक है इसलिए S ऑर्बिटल आ गया, और ये dz स्क्वायर इसलिए 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि A1 आपको 2 ऑर्बिटलों की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है? उसके बाद देखोगे आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला।
स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो इसके ऊपर जब अप्लाई करोगे आप तो यहां से कौन कौन से ऑर्बिटल निकल के आएंगे, यहां से आएगा पी एक्स और पी वाई, क्योंकि एक्स और वाई दे रखे हैं, ठीक है। और साथ में देखो आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल आ गए, यहां पे दो ऑर्बिटल हो रहेंगे, एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक कौन सा आएगा डी एक्स वाई। साथ देख लो ना यहाँ पे, ये क्या दिक्कत होगी। और अप्लाई करना है अपन को इसके ऊपर ए टू डबल प्राइम के ऊपर, क्योंकि ये आपको देगा पी जेड ऑर्बिटल, क्या देगा पी जेड, ठीक है भाई। और साथ में इसके ऊपर भी अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि एक्स वाई और वाई जेड यही देगा, डी एक्स वाई और वाई जेड यही देगा। अब समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब हम अपना वेक्टर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अपन यहां लेके आएंगे, यहां पे लिखेंगे अपन इसको वेक्टर वाले को, और फिर अपना लगाएंगे, तो इनमें से कईयों की जीरो हो जाएंगे। जिनके जीरो हो जाएंगे उनको तो आप यूज में नहीं लेंगे। देखो ये वाला और ये वाला तो कोई काम का ही नहीं है, ये वाला और ये वाला तो किसी काम का ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से क्या नहीं है, ऑर्बिटल्स नहीं है इसके पास, तो काम में नहीं लेंगे अपन। ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं आएगा यहाँ पे, ये काम ही नहीं आएंगे, इसके कैरेक्टर नहीं आएंगे, तो छोड़ें, क्यों फालतू मेहनत करें अपन। चले भाई, चलो ये तो हो गई पहली बात, ठीक है, करेक्टर टेबल से। अब जो बात कर रहे थे अपन बॉन्ड वेक्टर की बात कर रहे थे, तो अपने पास 5 बॉन्ड वेक्टर हैं। आप तो ये जान लो कि कितने बॉन्ड्स अनशिफ्टेड रहेंगे। तो जब आइडेंटिटी आप इसके ऊपर लगाओगे, क्या लगाओगे आइडेंटिटी, तो आप देखो पांचों के पांचों बॉन्ड अनशिफ्टेड रहेंगे। आइडेंटिटी लगा के देखो, कहीं कोई नहीं जाएगा, पांचों के पांचों बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ क्या आ गया, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर वो 5 आएंगे, दिख गया, ठीक है। दूसरा सिमेट्री एलिमेंट्स लगाओ इसके ऊपर, दूसरा सिमेट्री एलिमेंट्स लगा दिया तो साहब C2 लगाओ, लगाए C2। जब C2 आप लगाओगे इसके ऊपर, लगाओ देखो C2 जब आप लगाओगे तो C2 कहां से लगेगी, C2 लगती है Cl2Cl, यानी कि ये जो एक्सियल वाली Cl है यहां से C2 लगेगी। तो जब आप C2 लगाओगे केवल एक ही बॉन्ड वेक्टर ऐसा होगा जो अपनी जगह रहेगा, बाकी ये रिप्लेस हो जाएगा और ये वाला रिप्लेस हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा। तो कितने अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर है, बोले सर 1 है यहां पे, बहुत बढ़िया बात, ये समझ में आई, समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। अनशिफ्टेड कितने बॉन्ड वेक्टर है, अपनी जगह से ही लेनी बॉन्ड वेक्टर, वो आपको चेक कर लेते हैं, कर लिया आपने। अब लगा रहे हैं हम C3 भी लगा दो, तो C3 तो यहां से लगती है, हाँ भाई यहां से तो लगेगी C3, एक ही C3 होती है इसके अंदर, लगाओ C3। जब C3 लगाओगे तो ये एटम अपनी जगह से मूव करेंगे और ये बॉन्ड भी मूव करेंगे, यानी कि ये दो बॉन्ड अपनी जगह ही रोटेट करेंगे, जगह चेंज नहीं करेंगे। तो ये दो बॉन्ड वेक्टर अनशिफ्टेड रहेंगे, क्या रहेंगे अनशिफ्टेड, ठीक है भाई, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसकी S3 की भी बात कर लो लगे बात। तो S3 में क्या होता है, S3 से पहले एक बात और कर लेते हैं अपन, S3 के ऊपर बाद में आएंगे, पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर लो, ठीक है, फिर वर्टिकल प्लेन की बात करेंगे, खत्म फिर, बस ये तो चेक करने, ज्यादा थोड़ी चेक करने है। अब देखो इधर आप, जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाओगे तो ये तो प्लेन लगेगा, ये प्लेन लग गया, ये वाला प्लेन, इस प्लेन में क्या होगा, मॉलिक्यूल पूरा का पूरा क्या हो गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया, और केवल ये बॉन्ड इधर मिरर इमेज बना रहा है, ये बॉन्ड इधर मिरर इमेज बना रहा है। इसका मतलब आपके 2 तो शिफ्ट हुए, बाकी के 3 अनशिफ्टेड रहे। कितने रहे अनशिफ्टेड, 3 रहे ना, तो ये 3 अनशिफ्टेड रहे, लेकिन ये जानना कि एक्सियल वाले शिफ्टेड हो गए। अब ये जो है ये S3, ये C3 और सिग्मा H का परपेंडिकुलर ही तो है। तो C3 तो क्या करेगा, इन दोनों को कांस्टेंट रखेगा, जो एक्सियल वाले हैं इनको कांस्टेंट रखेगा, बाकी के 3 को घुमाएगा। जबकि सिग्मा H क्या करेगा,
इन तीन को अपनी जगह रखेगा, इन दोनों को घुमाएगा। दोनों ऑपरेशन जब एक साथ अप्लाई करेंगे अपन 1 by 1, तो भैया अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर की संख्या 0 आएगी, एक भी अपनी जगह नहीं रुकता। C3 में एक्सियल वाले घूम जाते हैं, सॉरी C3 में आपके इक्वेटोरियल वाले घूम जाते हैं बॉन्ड वेक्टर, और सिग्मा H में आपके एक्सियल वाले घूम जाते हैं। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, एक मिनट को दोबारा से क्या बोला मैंने, C3 में आपके इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड वेक्टर घूम जाते हैं, जबकि सिग्मा H में एक्सियल वाले बॉन्ड वेक्टर रिप्लेस हो जाते हैं। इसका आंसर एक भी ऐसा बॉन्ड वेक्टर नहीं बचता जो रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है नहीं है। अब आता है सिग्मा V के ऊपर। तो सिग्मा V आपको पता है कैसे लगती है, जैसे मान लो कि ये Cl है, ये P है, ये Cl है, ये Cl, और इसका एक Cl ऊपर होगा और एक Cl नीचे होगा, और यहां से लगेगी C2, यानी कि ये जो ऊपर वाला Cl है और नीचे वाला Cl है ये भी कटेगा, ठीक है नहीं है। तो अनशिफ्टेड इसमें तीन दिख रहे हैं साफ साफ, एक तो ये, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो यहां पे अनशिफ्टेड कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अपने पास ये चीज आ गई है 5 1 2 0 3 3, चले। हाँ जी, इसमें कितने आए 5, इसमें कितने आए C3 में कितने आए, C3 में 2 2, C2 में कितने आए भाई, C2 में आया 1। चलो अब ध्यान कर गया 1 3 0 3। चेक करो, देखिए मैंने सही लिखा है, चेक कर लो फटाफट, कोई दिक्कत कोई समस्या? अब स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। किस किस के ऊपर लगाएंगे, किसके ऊपर लगाएंगे? बोले स्टार्ट करो सर A1 डैश के ऊपर लगाओ, तो लगाओ A1 डैश के ऊपर, A1 सिंगल प्राइम के ऊपर लगाते हैं, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपन। E का G 1 है, A1 का 1 है, और ये क्या है 5 है, प्लस, ठीक है नहीं है। बाद में दे दें ऑर्डर से, तो अपन डिवाइड, ऑर्डर कितना है चेक कर लो आराम से, इसका ऑर्डर कितना होगा चेक करो ऑर्डर एक बार आप, मैं जितनी देर में ये मल्टीप्लाई करके लाता हूं। 2 into 1 into 2 प्लस 3 into 1 into 1 प्लस 1 into, हाँ जी 1 into 1 into 3, और इसको तो कहीं करते हो 2 into 1 into 0, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसको तो। और लास्ट वाला है 3 into 1 into 3 और डिवाइडेड बाई H। तो ऑर्डर अपन को चेक करना है कि इसका ऑर्डर कितना आएगा, ठीक है भाई। तो ऑर्डर में इनको काउंट कर लो, 1 2 3 3 6 7 8 9 12 है इसका ऑर्डर। इसका H कितना है भाई, H 12 है, चेक करो देखिए ये 3 3 6 3 3 9 3 4 12, ठीक है भाई, ऑर्डर इतना ही है, ठीक है। क्लास आपकी 6 है, इसलिए आपकी जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो भी 6 आएंगे, क्लियर है। अब इसमें आपको टोटल किसका भाग देना है, डिवाइडेड बाई 12। पहले सम कर लो इसका, या यही लिख दूं मैं 1 by 12, 1 by 12, ठीक है भाई। तो इसका सम करते हैं, 5 4 9 9 और 3 12 12 और 3 15 15 और 9 15 और 9 24 24 डिवाइडेड बाई 12, इसका मतलब 2 आ गया। 2 आने का मतलब समझते हो ना, 2A1 डैश, ये लो 2A1 डैश आ गया। आई की बात समझ में नहीं है, क्लियर है, बिल्कुल इजी सा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही है, सेम वैसा को वैसा ही है जैसे मोड निकाले थे अपन ने। चलो भाई दूसरे के ऊपर लगाओ, E डैश के ऊपर लगाओ, E प्राइम के ऊपर लगाएंगे 1/12। तो E प्राइम का है 1, यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, ठीक भाई। यहां पे 2 है, यहां पे -1 है, 2 -1 into 2, चेक करो ये 2 आया, ये -1 आया और ये 2 आया, प्लस 3 into 0, जरूरत ही नहीं आगे करने की, प्लस हाँ जी 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 3,
प्लस, ठीक है भाई, हो गया 1 इंटू 2, ये कितना है 2 माइनस 1 और 0, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यार, क्योंकि ये तो 0 होने वाला है, ठीक है। 3 0 और 3 इंटू 0 इंटू 3, अब इसको टोटल करो, देखिए कितना आ रहा है, करें तो ये तो हो गया 10 में से 4 गए तो 6, ये 0 और 6 6 12, ये 0 ये 0, तो 12/12 कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 12 1, यानी कि E प्राइम 1 आ गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूं। अब देखो आगे, चलो इसका भी चेक करते हैं, A2 डबल डैश डबल प्राइम कर लें तो 1/12 आ जाओ, तो आइडेंटिटी का एक ये 5, ये 1 1 5 हो गया भाई, 2 1 और 2 2 1 2, ठीक है भाई। 3 माइनस 1 इंटू 0 इंटू 1 सॉरी, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, इसका 1 और A2 का क्या लेंगे -1, 1 इंटू -1 इंटू 3 प्लस, हाँ जी, और कौन है, इसका तो 0 है यार, क्या करेंगे, इसका लिखिए 0 ही लिख देते हैं, फालतू में कंफ्यूजन होता है। 3 इंटू 9, हाँ जी, 3 इंटू 1 इंटू 9 3 9 हो जाएगी, इसको ऐड कर लेते हैं, 5 4 9, 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6, और ये कितना है 6 में से फिर 3 गए तो कितने बचे है भाई, 6 में से 3 गए तो कितने बचे, अरे यार ये क्या गड़बड़ है, देखो 5 9 3 और 9, ये भी 12 आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1, तो यहां पे कौन सा आ गया A2 डबल प्राइम आ गया भाई। तो अपना जो रिडक्शन फॉर्मूला बन रहा है आपका, चलो इसको एक काम करते हैं, T हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं HV, ठीक है। ये अभी तक ये बना है अपना डैश E डैश A2 डबल डैश, आई क्या कहानी समझ में, ये बनाया अभी तक। अभी लास्ट वाले का और देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो ये आ गया, लास्ट वाले की देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। E डबल प्राइम 1/12, ठीक है भाई, तो इसका करते हैं अपन 1 इंटू 2 इंटू 5, चेक करो 1, सॉरी ये क्या ले लिया, इसका आइडेंटिटी का 1, इसका 2 और इसका 5, ठीक है। दूसरा है 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस, ये तो 0 है, 0 लिखो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस 2 और 3 प्लस, इसका भी 0 लिखो, हाँ इसका क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, इसका भी 0 लिख देते हैं ना, ये भी 0। यहां पे अपन चेक करेंगे, यहां पे चेक कर लेते हैं, करो चेक। जब चेक करोगे तो ये कितना हो गया -6 हो गया, ये कितना हो गया -4 हो गया, तो -6 -4 कितना हो गया 10, और 10 में से 10 ये तो 0, तो ये तो 0/12 आ गया, यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन में सब कुछ काम नहीं आएंगे, लेकिन dxy और dyz काम में नहीं आएगा। कौन सा काम में नहीं आएगा भाई, कौन सा काम में नहीं आएगा, ये वाला काम में नहीं आएगा। अब इसको कॉपी कर ले सकते हैं, क्योंकि यहीं से अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा निकालेंगे अपन। कॉपी करें, कॉपी कर लिया, चलो अगले पेज पे चलते हैं। ये तो अपने बॉन्ड वेक्टर निकाले थे, अगले पेज पे चलो, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बढ़िया दिखे, और बढ़िया देखो। अब हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए, अपन को चाहिए 5 ऑर्बिटल, क्या चाहिए 5 ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि 5 बॉन्ड वेक्टर थे, 5 बॉन्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो देखो इधर आपका क्या है 2a1
2a1 सिंगल प्राइम प्लस E सिंगल प्राइम प्लस A2 डबल प्राइम, ये आया था अपना तो हाइब्रिडाइज HB बॉय, ठीक है हाइब्रिड। ये यानी कि ये वाला जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये अपन को ऑर्बिटल के बारे में बताएगा कि कौन से ऑर्बिटल हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में काम में लेने वाले हैं। तो देखो इधर हटाओ, इसको हटा दो, हटा दिया। तो देखो कौन से काम में आएगा, तो ये तो देगा दो आपको, कौन कौन से, S और dz स्क्वायर दे दिया। ये आपको, ये भी आपको दो देगा, ये भी आपको दो देगा, px और py, ठीक है। और ये केवल अकेला देगा pz, ठीक है नहीं। अब बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, लेकिन आपको दिख रहा है साफ साफ कि यहां से हाइब्रिडाइजेशन का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, sp3d2, समझ में आई, यही हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है, चेक कर लीजिए आप आराम से। तो इस प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हम करेक्टेड टेबल के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आई होप ये जो बताया वो समझ में आया होगा, बिल्कुल स्लोली बताया है मैंने, ठीक है नहीं है। मेरी तरफ से ग्रुप थ्योरी कंप्लीट है।